हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या आप सभी जानते हैं इस जो कंपटीशन का दौर जो चल रहा है, जिसमें किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी, चाहे वो आपकी स्टेट से बिलोंग करती हो या सेंट्रल से बिलोंग करती हो, उसमें सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल हो गया है। कट ऑफ कितना इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज कितनी कम आती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो इस कंपटीशन के दौर में भी कुछ पोस्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निकाली जाती है, जिसमें हमारा कोई भी एग्जाम नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपकी मेरिट के बेस में होता है, आपके 10th के मार्क्स के बेस पे होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी इंडिया पोस्ट GDS है, यानी कि ग्राम डाक सेवक, उसके अंतर्गत विभिन्न पदों के ऊपर भर्ती निकाल गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह पोस्ट हमारी ग्राम डाक सेवक की है। इसके अंतर्गत आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसमें एग्जाम नहीं होगा। जो भी आपका इसमें जो जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी 10th के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, सिंपली आपको फॉर्म भरना है और आपका अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी इंडिया पोस्ट GDS यानी कि ग्राम डाक सेवक के ऊपर विभिन्न पदों के ऊपर भर्ती निकल के आई है, जिसमें से हमारी कितनी वैकेंसी निकली है, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, और इसमें किस प्रकार के सिलेबस रखे गए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इंडिया की GDS पोस्ट है वो एक रेपुटेटेड जॉब मानी जाती है हमारे देश के अंतर्गत। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, चलिए जान लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 17 से 31 2023 GDS डेटेड 20/5/2023, यानी कि जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 20/5/2023 को जारी किया गया है। ग्राम डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल में 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है उसके ऊपर यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जो ब्रांच का पोस्ट मास्टर होता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दो प्रकार की पोस्ट के ऊपर यह नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पास लिखा है एंगेजमेंट शेड्यूल इज अंडर एक्टिविटी शेड्यूल, यानी कि जो चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले कुछ इस तरीके के रहने वाली है, जैसे कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है वो 22/5/2023, यानी कि 22 मई 2023 से लेकर 11/6/2023 यानी कि 11 जून 2023 तक चलने वाली है। मतलब आपको इस फॉर्म के लिए भरने के लिए लगभग 20 दिनों का समय मिल जाएगा। बाकी चलिए और नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं और बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए, बात कर लेते हैं इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है, इमोलमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज प्लस DNS अलाउंसेज, यानी कि जो आपके कंटिन्यूटी अलाउंसेज और DNS अलाउंसेज है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सैलरी बताई गई है। देखिए, जो हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM की पोस्ट है, उसमें जो हमारी सैलरी बनेगी वो 12,000 से लेकर 29,380 तक बनने वाली है। और जो हमारी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोजीशन है उसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो 10,000 से लेकर 24,470 तक बनने वाली है। देखिए फ्रेंड, इसमें जो ग्राम डाक सेवक की पोस्ट निकली है उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है, क्योंकि अदर गवर्नमेंट की वैकेंसी में वर्क लोड ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पर सैलरी का वेटेज कम होता है, लेकिन इनमें वर्क लोड भी नहीं है और सैलरी वेटेज भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। और बाकी जैसे कि DNS अलाउंसेस वगैरह सब ऐड होते हैं वैकेंसीज में, वो हमारी जो पोस्ट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो हमारे DNS अलाउंसेस रहते हैं बाकी की चीज़ों में भी ऐड होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपकी सैलरी हर 6 महीने में बढ़ती जाती है। कुछ DNS अलाउंसेस आपकी सैलरी में लगता जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंशियल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो हमारी पोजीशन है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर।
देखिए बात कर लेते हैं यहाँ जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के उसकी रिगार्डिंग यहाँ सब कुछ बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास रेसिडेंस अकोमोडेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो हमारी सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। चलिए यहाँ और नीचे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए अगर यहाँ पर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले अगर बात कर ले कि जो हमारे असिस्टेंट ग्राम डाक सेवक रहता है वो क्या काम करता है, तो देखिए जैसे यहाँ पास लिखा है रेसिडेंट, यानी कि जो आपके घर होते हैं, जो यानी जो भी किसी घर में रहता है, यानी कि जो नॉर्मली घर होते हैं, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है वह आपके जो रेसिडेंट रहते हैं, जो घर बने रहते हैं, उनमें जाके अब जो भी जुडिशनिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। चलिए नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों जो इसका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। जैसे इसमें जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 18 साल और मैक्सिमम एज यानी कि जो 40 साल मांगी गई है। यानी कि बात कर ली जाए एज लिमिट्स के बारे में, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए जैसे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसमें भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप SC ST से आ रहे हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC में आ रहे हैं तो 3 साल का, और आप यदि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 10% का वैकेंसीज में रिजर्वेशन जरूर देखने को मिलता है। जिससे फ्रेंड्स अगर आप जनरल में EWS की कैटेगरी में आ रहे हैं तो कट ऑफ में अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, जैसे कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सभी प्रकार के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, यानी कि आपके पास सिंपली 10th की मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म में आप इस फॉर्म को भर के मेरिट जो जनरेट होती है आप, क्योंकि इसमें आपको जो पेपर होता है वो आपको देना नहीं है। जो आपका कट ऑफ के जो आपके 10th के मार्क्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपका कट ऑफ जारी होता है। तो आपके सिंपली 10th के मार्क्स के रिगार्डिंग आपको कट ऑफ जारी हो जाएगा, तो आपको इसमें किसी प्रकार के एग्जाम देखने को नहीं मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, जैसे अदर क्वालिफिकेशन जिसमें बताई गई। जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है जो कि सबके पास होता है, और मींस ऑफ लिवरहुड यानी कि आप जीवन शैली का अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको इसमें वैकेंसीज में एडमिशन लेने में, वैकेंसीज में जैसे कि कट ऑफ में आने में आपको बहुत रियायत दी जाएगी, यानी कि आपको बहुत सही पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपके पास लिवरहुड का नॉलेज है तो आपको इजीली आप कट ऑफ में आ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। देखिए जैसे OBC SC ST और EWS और PWD सभी प्रकार की जो हमारी कैटेगरी होती है उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे SC ST में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, और जो हमारा स्पेशल EWS है यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और तो उसमें आपको 10% का एडिशनल रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जिसमें आपकी जब कट ऑफ डिसाइड होती है तो आपका OBC का जो कट ऑफ होता है उससे भी कम आपका EWS का कट ऑफ बन जाता है, जो कि आपके कट ऑफ के ऊपर EWS काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ पैरामीटर डिसेबिलिटी ऑफ PWD पेशेंट इन द अंडर। जैसे आप अगर PWD या फिर आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये कुछ पैरामीटर दिए गए हैं। आपको इन पैरामीटर के रिगार्डिंग अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है वो बनवाना पड़ेगा। तो जो आपका जिस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है तो उस प्रकार का आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आपको PWD श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सके। बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि इसमें जो बताया गया है आपका इसमें किसी प्रकार का CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है। इसमें आपकी जो कट ऑफ जारी होगी वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जारी होगी, यानी कि जिसमें अगर आपके 10th में अच्छे नंबर है और उसके पास अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी है तो आपको इसमें कट ऑफ के अंदर आने में काफ़ी चांसेस बन जाते हैं।
बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे किसमें A1 A2 और B1 B2 के ग्रेड रखे गए हैं। इसमें ग्रेड के पॉइंट भी दिए हुए हैं, जैसे आपको A1 के लिए 10 पॉइंट मिलेंगे, A2 के लिए 9, B1 के लिए 8 और B2 के लिए 7 आपको जो पॉइंट है वो दिए जाएंगे। मल्टीपल फैक्टर, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर 9.5 रहने वाला है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और भी बाकी के जो हमारे ग्रेड दिए गए हैं वो C1 है, C2 है और D भी दिए गए हैं। बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें नोटिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करें जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो बताया गया है कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेटेड ऑफ द पोस्ट, जिसमें कम्युनिटी वाइज पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको जो पोस्ट बताई है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12,000 प्लस के समथिंग निकली हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया पोस्ट के अंदर जो पोस्ट हमारी निकलती है वो बिना किसी एग्जाम के थ्रू निकलती है। इसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता और जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों अगर फाइनली बात कर लेते हैं इसके जो हमारी डेट रहने वाली है वो 22/5/2023 यानी कि 22 मई 2023 से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो फॉर्म 11/6/2023 तक चलने वाले हैं, यानी कि 11 जून 2023 तक चलने वाले। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा और इनिशियल डेज में ही भर दीजिएगा, क्योंकि जो अगर आप लास्ट डेज में फॉर्म भरते हैं तो सर्वर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इसके फॉर्म शुरुआत में ही भर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, और आपको गवर्नमेंट वैकेंसी, लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट के रिगार्डिंग, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, यूपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अपडेट के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।